ऐसा चैप्टर है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू लॉ। 3 एक्ट पढ़ लिए और अब हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लॉ। लॉ क्या होता है, लॉ किसे कहते हैं। देखो आ जाओ, इसमें इतनी फालतू बातें हैं जिसकी कोई हद नहीं है, कुछ कुछ काम की बातें एक दो। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर समझने का नहीं है, समझने का है ये चैप्टर, लेकिन ये अगेन रटने का भी बहुत ज्यादा है। तो इसमें मेरा कोई काम नहीं है और इसका वेटेज भी बहुत कम है, 0 से 5 मार्क्स का आएगा ये। हाँ 0 भी हो सकता है। देखो कंपनीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ के अगर वो इस चैप्टर में से पेपर ज्यादा बनाते हैं तो फिर तो बहुत ही खराब बात है। बना तो वो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बना नहीं सकते, बना आईसीएस कर कुछ भी सकता है, लेकिन बना रहे तो खराब बात बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें पढ़ने लायक क्यों नहीं है। इसमें पता है कैसी बात है कि अलग अलग महापुरुष आए थे, ठीक है, किसी का नाम था सिसेरो, किसी का नाम था कार्डोजो, किसी का नाम था अल्पाइन। उन्होंने बोला कि लॉ क्या है, तो वो खुद तो चले गए और उनकी डेफिनेशन यही रह गई हमारे सर पे, और वो हमें पढ़नी है। और तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू कैसे आएंगे, ये लाइन किसने बोली थी और इसने कौन सी लाइन बोली थी, इसने कौन सी हेडिंग के अंदर कौन सी लाइन बोली थी, ये बातें कोई पढ़ने की है। कुछ समझना नहीं, इस चैप्टर में दिमाग ऑफ करके पढ़ना है। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं समझना, जो जो मैं हाईलाइट करा रही हूँ वो हाईलाइट करना है, जो जो मैं साइड में चार्ट बनाऊंगी टेबल्स बनाऊंगी वो टेबल्स बनानी है। और ट्राई करो कि क्लास में इसको रट के खत्म कर लो, ठीक है। ये चैप्टर घर पे पढ़ने लायक भी नहीं है, ये बस रटने का है। तो तुम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेना, लेक्चर देख लेना इसका, जैसे आज जो हमारा चल रहा है उसका वीडियो वापस से देख लेना, ठीक है, तो रिवीजन हो जाएगा। फिर रट लेना एक बार, बस दैट्स इट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अब देखो आ जाओ, इन्होंने बताया है कि लॉ का मीनिंग ना अलग अलग जूरिस्ट ने दिया था। जूरिस्ट कौन होते हैं, अब जो लॉ के ज्ञानी होते हैं, जरूरी नहीं लॉयर हो, जरूरी नहीं सीएस हो, लॉ का नॉलेज है बस उनको, कोई भी आम आदमी भी हो सकते हैं, उनको बोलते हैं जूरिस्ट। तो जूरिस्ट लोग क्या करते हैं, लॉ की लैंग्वेज समझते हैं, लॉ को बहुत पढ़ते हैं, उनको लॉ में बहुत इंटरेस्ट होता है बेसिकली। तो वो अलग अलग डेफिनेशन और मीनिंग खोजते रहते हैं लॉ के अंदर, ठीक है, इनका और कोई काम नहीं होता, यही करते रहते हैं, ठीक है। तो उनकी हमें अलग अलग डेफिनेशन हमें पढ़नी पड़ेगी, फालतू बातें नहीं पढ़नी। नीचे आ जाओ, लॉ स्टैटिक नहीं होता है। लॉ स्टैटिक मतलब परमानेंट, साइड में लिखो, परमानेंट नहीं होता है, लॉ चेंज होता रहता है। तुम्हें पता ना पहले एक सती प्रथा नाम की प्रथा चलती थी, जिसमें अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ को भी साथ में कर देते थे काम, ठीक है। तो वो गलत बात थी, उस जमाने में नहीं थी, फिर चेंज हुई है ना वो, तो लॉ सेम रह सकता है कि कभी भी। अब एक बात बताओ, आज से मैं बोलती हूँ कि 150-200 साल पहले, ठीक है, साइबर लॉज होते थे क्या, तुम्हें क्या लगता है कि कोई किसी के फोटो पे कमेंट नहीं कर सकता उल्टा सीधा, किसी का वीडियो अपलोड नहीं कर सकता उसकी मर्जी के बिना, कोई किसी का वीडियो नहीं बना सकता मर्जी के बिना, ये सब लॉज होते थे क्या, कैमरा ही नहीं था, फोन तो वो वाले होते थे वायर वाले, वायर वाले भी थे कि नहीं पता, 150 साल बहुत ज्यादा पुरानी बात होगी, तो पता नहीं क्या था उस टाइम पे। आजकल तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो आजकल तो बहुत सारे साइबर लॉज है। तो लॉ एक हो सकता है कि कभी भी नहीं हो सकता, सोसाइटी तो एक होती है कि कभी नहीं, तो लॉ कैसे सेम हो सकता है, ये सब बातें दे रखी है इसके अंदर। पता है हमें हम क्या करें इसका। फिर मटेरियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा फैल गया आजकल। क्या क्या ज्यादा फैल गया आजकल, मटेरियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म, मतलब सबको खाली पैसों की पड़ी है और अपनी पड़ी है, बाकी सब जाए भाड़ में। मटेरियलिज्म मतलब मेरा रोटी कपड़ा मकान, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, ये होना चाहिए, ठीक है, इंसानियत गई तेल लेने। और इंडिविजुअलिज्म मतलब खाली मैं ही हूं, मैं ही हूं, सेल्फिशनेस बढ़ गई है लोगों में। तो ऑब्वियस सी बात है, उनको दूसरों की नहीं पड़ी तो लॉ ज्यादा चाहिए, फिर दूसरों की नहीं पड़ी तो क्राइम बढ़ेंगे। फिर जैसे मेरे को कंपनी की नहीं पड़ी और मैं सोच रही हूँ कि कंपनी को जितना लूट सकूं लूट लूं, तो लॉ बनाने पड़ेंगे ज्यादा, ये सब लिखा हुआ है इसमें। अब इसमें क्वेश्चन, इस पैराग्राफ से कहीं से भी क्वेश्चन है क्या, नहीं, नहीं पढ़ाऊंगे मैं सब, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। अब आ जाओ नीचे, 5 स्कूल्स है, अब इस पे भर भर के क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। 5 स्कूल्स कौन कौन से, पहले तो कितनी स्कूल्स है, ये एमसीक्यू है तुम्हारा। हाउ मेनी स्कूल्स, स्कूल वो वाली स्कूल नहीं है तुम्हारी वाली स्कूल, स्कूल मतलब प्रिंसिपल्स, धारणाएं, ठीक है। तो एमसीक्यू बनेगा आपका कि हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर, तो 5 स्कूल्स है, ठीक है। एक एमसीक्यू ये बन गया हमारा। उनके नाम याद कर लो, नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, रियलिस्टिक। हो गए नाम याद, चलो एक बार बोलो, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिस्ट और रियलिस्ट, बस और क्या है।
बिना देखे बोल लिया। अब आ जाओ, अब हम हाईलाइट करना चालू करेंगे। सोशियोलॉजिकल रियलिस्ट, ठीक है, आ जाओ। आधा कुछ आधा कुछ। नेचुरल जो है, नेचुरल ये रोमन्स लेके आए थे। तुम्हें पता है सबसे पुराना लॉ रोमन्स ने बनाया था। रोमन आज के टाइम पे कौन है ये पता है क्या तुम्हें? रोम, रोम कहाँ है वो तो पता होगा? नहीं पता? ज्योग्राफी खराब है तुम्हारी मेरी जैसी। इटली, इटली वालों ने बनाया था सबसे पहले लॉ। लॉ हम जानते नहीं, लॉ नाम की कोई चीज भी होती है। कुछ ज्यादा ही पुराने जमाने में ले गए हमें ये, ठीक है। तो सबसे नेचुरल स्कूल तो उसको ही बोलेंगे जो सबसे नेचुरली उनके पास आई। उनको उनको ऐसे दिमाग में ठनका कि ये तो होना चाहिए। देखो सोसाइटी अच्छे से नहीं चल रही, कोई ना कोई सजा होनी चाहिए। अगर सजा होगी तो सोसाइटी वाले गलत काम नहीं करेंगे। तो उनके दिमाग में नेचुरली आया ये, इसलिए ये नेचुरल स्कूल, ठीक है। किसके दिमाग में है? रोमन। तो रोमन को हाईलाइट कर लो। अब रोमन में कौन कौन आया देखो, इनके नाम देखो पहले तो तुम रोम वालों के। अल्पाइन, सिसेरो और सालमंड, 3 लोग थे। तो इनकी हम डेफिनेशन बनाएंगे। सबसे पहले लिखो नेचुरल, ऐसे साइड में जहां जगह मिले वहां चार्ट बना लो। 3 लोग हैं, एक तो है अपना अल्पाइन, एक है सिसेरो और एक है अपना सालमंड। 3 लोग हैं। अल्पाइन ने बोला आर्ट और साइंस है, आर्ट और साइंस है लॉ, बात खत्म। साइंस भी आर्ट भी है, वाह वाह। सिसेरो ने बोला कि फालतू बातें तो करो मत। देखो लॉ सबसे हाईएस्ट रीजन है कि आप और मैं पैदा हुए, बताओ ज्यादा भावुक हो गए तो कि लॉ लॉ ही है। हाँ इसने बोला हाईएस्ट रीजन है ये दुनिया का। नेचर में सबसे ऊंचा कोई रीजन है ना एग्जिस्ट करने का, तो वो तो लॉ ही है। सिसेरो पागल हो गया, थोड़ा सा भावुक ज्यादा हो गया, ठीक है। फिर एक जस्टिनियन डाइजेस्ट है, इसको मैं नहीं लिखवा रही हूँ तुम्हें, क्योंकि देखो इसमें एक ट्रिक है बहुत ही इजी सी। जस्टिनियन डाइजेस्ट ने बोला था कि लॉ वो है जो जस्ट और अनजस्ट है, तो जस्ट जस्ट को मैच कर लेना है, तो ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और सालमन ने बोला था कि लॉ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, न्याय देने का, जस्टिस जस्टिस देने का, जस्टिस क्या होता है? न्याय, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है लॉ। तो तीनों ने क्या क्या बोला? अल्पाइन, सिसेरो और सालमन, 3 आदमी थे। इन्होंने क्या बोला? अल्पाइन ने बोला आर्ट और साइंस है लॉ, सिसेरो ने तो बोला हाईएस्ट रीजन है लॉ, सालमन ने बोला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का एक तरीका है लॉ। बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, हाईलाइट भी करो यहाँ पे, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए हो। जो स्टेट, स्टेट का मतलब होती है सरकार, सरकार अप्लाई करती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए। ये रोमन्स ने निकाली थी। इसमें जस्टिस इनका मेन एलिमेंट था, जस्टिस इनका मेन एलिमेंट ऑफ लॉ था रोमन्स का। तो जो जो मैंने हाईलाइट करा है उसको हाईलाइट कर लो, जो जो हाईलाइट किया है हाईलाइट कर लो। और जस्टिनियन डाइजेस्ट ने क्या बोला था कि लॉ क्या है? जस्ट और अनजस्ट। तो जैसा नाम है वैसा ही है इसमें, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। बस इतना ही है, ज्यादा पढ़ेंगे नहीं इसको। आ जाओ नीचे। अब पॉजिटिविस्टिक में 2 लोग आए, पॉजिटिविस्टिक में 2 लोग आए, पॉजिटिविस्टिक कौन कौन आए? एक आया ऑस्टिन, एक आया केल्सन। केल्सन बहुत बोला भाई, इतना बोला ये जितना बोला जा सकता था। देखो क्या है, ऑस्टिन जो है ना, ऑस्टिन उसने तो सीधी बात करी, सीधी बात, नो बकवास। ऑस्टिन ने आके पता क्या बोला कि देखो हमसे कुछ पावरफुल लोग हैं, वो जो बोलते हैं हमें करना पड़ता है, वही लॉ होता है। इसने बोला लॉ, हम मुझे नहीं पता लॉ क्या होता है, ये ऊपर वाले पावरफुल लोग कुछ तो बोलते हैं, वो हमें मानना पड़ता है, वो लॉ होता है। अब तुम और मैं क्या मान रहे? इंडिया में क्या बना हुआ है लॉ कि हमें हेलमेट लगाना पड़ेगा जब भी हम बाइक स्कूटी वगैरह चलाएंगे, तो लगा रहे हैं ना हम पागलों की तरह। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बोला हुआ है पार्लियामेंट वालों ने वो हमसे ज्यादा सुपीरियर है, ऐसा इसने बोला। तो लॉ इज नथिंग बट कमांड ऑफ सोवरीन। सोवरीन मतलब होता है जिनके पास पावर होती है, जो पॉलिटिकली सुपीरियर लोग होते हैं ना वो। तो इसने तो यही बोल दिया, बात खत्म करी इसने, कमांड है ये, कमांड ऑफ सोवरीन। तो ऑस्टिन ने क्या बोला कि सोवरीन का कमांड है, ऑर्डर आया ऊपर से, वो हमें मानना है, वही लॉ है। बस इसने लॉ को कुछ डिफाइन नहीं किया, उसने बोला जो बड़े लोग बोलेंगे वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इसने 3 एलिमेंट्स बताए, एलिमेंट ये हाईलाइट करो, इसने 3 एलिमेंट्स दिए, कमांड, ड्यूटी, सैंक्शन। कहा गया? सैंक्शन। 3 एलिमेंट्स लॉ के दिए ऑस्टिन ने। क्या क्या बोला इसने? कमांड, कमांड मतलब जैसे मैंने लॉ बनाया, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं मान लो, ठीक है, तो मैंने तुम्हें कमांड दिया कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो तुम्हें ड्यूटी की तरह उसको करना पड़ेगा, और नहीं करा तो पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट को ही बोलते हैं सैंक्शन, ठीक है। तो पहले मैंने बोला वो करो, करो तो करना पड़ेगा, तो ड्यूटी, ड्यूटी नहीं करी तो सैंक्शन, पनिशमेंट। तो यही तो होता है लॉ, और क्या होता है?
ऑस्टिन ने ऐसे बोला। समझ में आ गई चीज? तो जो जो मैंने हाईलाइट किया उसको हाईलाइट कर लो, एमसीक्यू बनेगा। अब है केल्सन ने क्या करा, केल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी थी, तो पहले तो इसका एमसीक्यू यही है, इसने प्योर थ्योरी दी, ठीक है। इसने बोला कि लॉ जो है ना वो नॉर्मेटिव है, वो ऑट है, इज नहीं है। अब ये तीनों का मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगी, पहले लिख लो। चौथा इसने बोला जो ग्रुंड नॉर्म होता है ना, ग्रुंड नॉर्म, वो सबसे बेस्ट है। बस ये नाम याद कर लो एक बार फटाफट। प्योर थ्योरी, नॉर्मेटिव, ऑट होता है, इस नहीं होता, और ग्रुंड नॉर्म फॉलो करना होता है। चार, अगर ये चारों शब्द तुम्हें दिख जाए तो केल्सन पे टिक कर देना। प्योर थ्योरी, नॉर्मेटिव, ऑट, इज, ग्रुंड नॉर्म, तो केल्सन पे टिक कर देना, टिक। समझ में आ गया? तो एमसीक्यू के लिए तो बढ़िया है ये। वैसे चैप्टर तुम्हें पता है ये सेम चैप्टर तुम्हारे एग्जीक्यूटिव में और है, वहां लिखना पड़ेगा ये सब। यहाँ तो कम से कम हम टिक टुक कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। समझ में आ गई चीज? तुम्हें बस यही तो रटना है कि अच्छा प्योर थ्योरी आए, ग्रुंड नॉर्म जैसा कुछ भी आए तो केल्सन पे टिक करना, और क्या थोड़ा रटना है बस। समझ में आ गई चीज? अब देखो क्या है, इन चारों का थोड़ा सा मतलब भी समझा देती हूँ मैं, नहीं तो कनेक्ट कैसे कर पाओगे तुम, सिर्फ रटना भी नहीं होता। प्योर थ्योरी इसलिए थी, इसने बोला कि तुम लॉ को ऐसे क्यों मान रहे हो कि ऐसा होगा, ऐसा होता है। तुम लॉ को ये मानो ना कि क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है। जो होता हुआ आ रहा है उसको लॉ क्यों मान रहे हो? पागल तो नहीं हो तुम कहीं? जैसे सती प्रथा चलती हुई आ रही थी, दहेज चलता हुआ आ रहा था, तो उनको लॉ बना देंगे क्या? तो बोलते तुम पागल हो क्या? जो गलत काम हो रहा है उसको लॉ क्यों बना के बैठ गए? जो होना चाहिए एक्चुअल में उसको बनाओ ना लॉ। इसने ऐसा बोला। तो इसने बोला कि लॉ तो एक नॉर्म होना चाहिए, कि क्या बनना चाहिए, नॉर्मेटिव है कि ऐसा होना चाहिए। ऑट पे इसने फोकस किया कि क्या होना चाहिए, इज मतलब जो है उस पे फोकस मत करो, ऐसा इसने बोला। तो इसने काफी प्योर थ्योरी दी, इसने बहुत अच्छी बात बोली, ठीक है। अब ग्रुंड नॉर्म क्या होता है, बात तो ये है, जैसे इंडिया में सबसे अल्टीमेट लॉ कौन सा है? सब लॉ की माँ कौन है? लॉ की जननी कौन है? तुम्हें नहीं पता कि हम इतने लॉज पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट, फलाना एक्ट, ढिमकाना एक्ट, लॉ ही पढ़ रहे हैं वैसे, ठीक है। उनकी मम्मी कौन है? मम्मी को नहीं जानते तुम इनकी? कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेट लॉ है हमारे इंडिया का। वैसे इनके वहां पे ग्रुंड नॉर्म चलता था, वो है अल्टीमेट, चलता है, अपना अपना होता है। समझ में आ गई चीज? तो ये चार अगर शब्द तुम्हें दिख जाए तो केल्सन पे टिक कर देना। ऑस्टिन ने तो एकदम सीधी बात बोली, अच्छा आदमी। इसने बोला कि जो ऊपर वाले बोलेंगे वो करना है, बात खत्म। ये थोड़ा भोला था बेचारा ऑस्टिन, समझ में आ गया? तो ऐसा चल रहा था इसका। अब है हिस्टोरिकल पुराने जमानों की डेफिनेशन दे दी इसने, ये पागल ही हो गई ये वाले तो। देखो इसमें दो थे इसके अंदर, ये तो पूरा ही पागल ही था, सेविग्नी। मैं तुम्हें बताऊंगी इसकी बातें, और इसको समझ मत लेना ये सच्चाई नहीं है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है इनकी डेफिनेशन का। ये सिर्फ ये इन्होंने बोला इसलिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ये एक्चुअल में लॉ की डेफिनेशन नहीं है ये सब। लॉ की डेफिनेशन एक्चुअल वाली जो हमें आनी चाहिए ना एज अ सीएस स्टूडेंट, वो भी आगे आएगी, वो पढ़ेंगे। इसको लॉ मत समझना ना कहीं तुम समझो यही लॉ होता है, नहीं 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 नहीं, इनका तो बिल्कुल नहीं समझना है कि ये लॉ होता है, ठीक है। सेविग्नी और एक है सर हेनरी मैने, ये लो दो नाम है यहाँ पे, सेविग्नी और सर हेनरी मैने। दोनों का नाम एस से स्टार्ट होता है। हिस्टोरिकल में दोनों का नाम एस से स्टार्ट होता है। रटने की ट्रिक है, और क्या। कंफ्यूजन ज्यादा होगी ना तुम्हें, ऐसा थोड़ी ना याद नहीं होगा, याद तो तुम्हें होगा, तुम्हें होगा कंफ्यूजन एमसीक्यू में। तो ऐसे ट्रिक बना लिया करो कि हिस्टोरिकल में दो लोग थे, दोनों का नाम एस से स्टार्ट हो रहा था, सेविग्नी और सर हेनरी मैने, हो गया। अभी सेविग्नी ने तो इतना बोला, रुका ही नहीं है। देखो कितनी बातें कर दी इसने, कितना बड़ा पैराग्राफ, और इसने सब बातें इतनी बकवास करी जिसकी कोई हद नहीं। इसने पता क्या बोला, लॉ तो अनकॉन्शियस और ऑर्गेनिक होता है। लॉ को है ना, लॉ यूनिवर्सल नहीं होता है, और लॉ को है ना ढूंढा जाता है, बनाया नहीं जाता। बहुत ज्यादा इसने फालतू बातें कर दी। इसने बोला कि लॉ तो हमारे अंदर होता है, अगर हमें पता है कि ये काम नहीं करना तो नहीं करना चाहिए। तो लॉ तो अपने अंदर, अपने भीतर अंदर झांक के ढूंढा जाता है ना, इसको बनाया थोड़ी ना जाता है, ऐसा इसने बोला। तो पार्लियामेंट वाले पागल है सारे अपने, ठीक है। अपन का लॉ अपने अंदर, मन के अंदर भीतर झांक के देखना पड़ता है। इसने ऐसी बात बोली सेविग्नी ने, तभी ये हिस्टोरिकल है। गया ये, पास्ट में रह गई इसकी बातें, तो आज के टाइम पे अप्लाई कर देगा ये कि सब अपने मन में ढूंढो लॉ, चलो कुछ भी मतलब। तो इसने बोला कि जो हम लोग अनकॉन्शियसनेसली, मतलब अनकॉन्शियस वे में ऑर्गेनिकली
जो हमें समझ में आ जाए कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, इससे तो सामने वाले को दर्द होगा, अगर मैं इसको मारूंगी तो, अगर मैंने इसमें चाकू मारा तो इसको दर्द होगा, तो ये तो लॉ ही है और क्या है, ऐसे इसने बोला। ठीक है, तो इसको कभी भी बनाया नहीं जाता लॉ को, लॉ हमें मिलता है अपने आप ही दुनिया में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में शादियां कब लीगल होती है, जब फेरे लेते हैं। तो किसने लिए थे पहले फेरे, फर्स्ट फेरे, किसने सिंदूर लगाया था, किसने सोचा होगा, सोचो कि ऐसे ऐसे ना माथे पे ऐसे रेड रेड वो लगाएंगे और शादी हो जाएगी, ऐसा कोई तो होगा ना, कोई पहला। तुम बता सकते हो? नहीं, मैं बता सकती हूँ, मैं भी नहीं बता सकती, मुझे कौन सा पता है, समझ में आ गई चीज, तो कोई नहीं बता सकता। तो इसने बोला था वो होता है लॉ असली, नहीं जिस जिस में हम बता ही ना सके कि शुरू किसने किया, वो लॉ होता है जो इतने टाइम से होता हुआ आ रहा है, जो हमें मिला, हमने बनाया नहीं। ये किसी ने बैठ के बनाया क्या, पार्लियामेंट वालों ने बनाया है कि तुम ऐसे ना आग जलाओ, उसके ऐसे 4 बार घूमो और सिंदूर लगाओ, मंगलसूत्र पहनाओ और शादी हो जाएगी? ये पार्लियामेंट वालों ने बनाया क्या? पार्लियामेंट वालों ने तो सर्टिफिकेट लेने बोला है कोर्ट में जाके। समझ में आ गई चीज? लेकिन शादी लीगल कब मानी जाती है? वो कोर्ट वाली तो मानी जाती है, ये वाली हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, हिंदू लॉ भी तो लॉ ही है, उसके अकॉर्डिंग शादी लीगल कब मानी जाती है? जब तुम सारे रस्म रिवाज फॉलो करो, और उसके रीजंस भी बताए हुए हैं कि सबका कोई ना कोई रीजन है, कोई मीनिंग है। तो ये बनाया किसने? किसी को पता ही नहीं किसने बनाया। तो इसने बोला वही सबसे बढ़िया होता है। तो कस्टम जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो लेजिस्लेशन से पहले आए थे और उससे सुपीरियर है, इसने ये बोला। जो पॉपुलर कॉन्शियसनेस चल रही है ना मार्केट में, जो सब फॉलो कर रहे हैं जिस चीज को, वही सबसे बेस्ट लॉ है, इसने ये बोला। तो इसने क्या क्या बोला कि लॉ एक तो ऑर्गेनिक है भाई। ऑर्गेनिक का मतलब उसको फाउंड करा जाता है, बनाया नहीं जाता है, मेड नहीं करा जाता है, ऐसे लिख लो। ऑर्गेनिक है, फाउंड करा जाता है, मेड नहीं करा जाता, बनाया नहीं जाता, ये सब बोला। इसने बोला यूनिवर्सल नहीं है लॉ कि सब जगह एक चल रहा हो, नहीं। तो शादियां हर जगह अपने जैसे हो रही है क्या? तो यूनिवर्सल कैसे हुआ फिर? उसके बाद इसने बोला कस्टम ही सबसे बढ़िया होता है, कस्टम बेस्ट होता है। इसने कस्टम पे बहुत फोकस करा। फिर इसने बोला कि कॉन्शियसनेस पे बनता है लॉ, मेरा जो मानना है वही मेरा लॉ है। और इसको इसने बोला है, इसको बोलते हैं वॉल्गिस्ट। अब जितने मैंने लिखे वो सब एमसीक्यू है आपके। तो इसने बोला पहले कस्टम आया, उसके बाद में लेजिस्लेशन आया। ऐसे इसने बोला कि ये लेजिस्लेशन है ना, जो लॉज बनाने की प्रक्रिया, ये तो बाद में चालू हुई है, रीति रिवाज तो कब से चल रहे। ऐसे बोला इसने। जो अपने घर के बड़े बूढ़े बात नहीं करते कि तुम तो आज सीखे हो, ये रीति रिवाज तो पता नहीं कब से चल रहे हैं हमारे यहाँ, वैसी बात कर दी इसने, सेविग्नी ने। तभी ये हिस्टोरिकल हो गया बेचारा। समझ में आ गई चीज? क्लियर हो गई बात? तो ये सारी चीजें हमने लिखी यहाँ पे। इसने एक और बात बोली कि लॉयर और जूरिस्ट होते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लेजिस्लेटर से, लॉ बनाने वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट जज और वकील है, इसने ऐसा बोला। जबकि तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, लॉ के अकॉर्डिंग ही तो जज और वकील चलते हैं। तो इसने आज के टाइम से पूरी उल्टी बात कही है एक तरह से देखा जाए तो, कि लॉ बनाओ ही मत, जो चले आ रहा है वो चलते रहो। जैसे प्रथा क्या थी, कस्टम क्या था, सती प्रथा ही तो थी, कस्टम ही तो था, तो चलने दे, इसने तो यही बोला। तो सेविक भी एकदम पागल आदमी था ये, इसने बोला जो चल रहा है चलने दो। इसने बिल्कुल अपोजिट बात बोली, किससे बिल्कुल अपोजिट बात बोली इसने सेविग्नी ने। बताओ, चलो अभी तक हमने 4 ही पढ़ी। कैल्सन ने क्या बोला था, जो है उस पे फोकस मत करो, जो होना चाहिए ना सोसाइटी में उस पे फोकस करो। इसने बोला जो है वो है, जो रीति रिवाज चल रहे हैं वो मानते रहो। ये एकदम वो बूढ़ा आदमी नहीं होता जो सबको बोलता है कि जो चल रहा है बस चुपचाप मान लो, चाहे वो खराब ही चीज क्यों ना हो, चलते रहनी चाहिए, वैसा आदमी था ये। अब है सर हेनरी मैनिंग, ये बहुत बढ़िया आदमी है अपने लिए। इसने इतनी छोटी सी डेफिनेशन दी। इसने बोला देखो लॉ में 2 ही चीजें होती है, एक तो होता ऑर्डर, ठीक है, एक होता फोर्स, बस। तो ऑर्डर, इसने बोला ऑर्डर एंड फोर्स इक्वल्स टू लॉ। इतना सा बोल के निकल लिया। ये बहुत अच्छा आदमी, भला आदमी था, ज्यादा बकवास नहीं करी इसने सेविग्नी की तरह, कि सामने वाले ऑर्डर देते हैं और वो फोर्स में आ जाते हैं तो लॉ बन जाते हैं। ठीक है, ये आज भी रेलेवेंट है इसकी डेफिनेशन। तो सर हेनरी मैंने इंटेलिजेंट आदमी था, समय से आगे चल रहा था ये। सेविग्नी तो देखो निकल लिया, इसने फालतू बातें करी क्योंकि सर हेनरी मैनन ने क्या बोला कि अगर सामने अगर हमारे को जो भी लॉ मेकर्स है उनका कोई ऑर्डर आया है ना, और वो फोर्स में आ गया है,
एप्लीकेबल हो गया है तो वो लॉ बन गया है। ऐसे ही तो होता है, पार्लियामेंट हमें लॉ बना के देता है, वो फोर्स में आता है तो हमें मानना पड़ता है, सेम। अब है सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सोसाइटी पे। इसमें भी 3 लोग हैं। एक तो है डुगिट, जितना इसका नाम क्यूट है उतनी उसकी डेफिनेशन क्यूट है। इसने बोला था लॉ एक सोशल फैक्ट है, बात खत्म, इतना ही बोला इसने। फिर इयरिंग ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। हियरिंग, इयरिंग जो भी इसका नाम है अजीब सा, इसने बोला स्टेट पावर ऑफ कंस्ट्रेंट लॉ है। स्टेट्स पावर ऑफ कॉन्स्टेंट, देखो, पावर ऑफ कॉन्स्टेंट। और तीसरा आदमी था रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड, रॉस्को पाउंड। डुगिट, इयरिंग और रॉस्को पाउंड, 3 लोग थे सोशियोलॉजिकल में। डुगिट ने बोला ये सोशल फैक्ट है, इयरिंग ने बोला पावर ऑफ कांस्टेंट है, और रॉस्को पाउंड ने 20th सेंचुरी में ये डेफिनेशन दी थी। 20th सेंचुरी, तो ये सेंचुरी पे एमसीक्यू आ सकता है। और इसने कॉन्सेप्ट दिया था सोशल इंजीनियरिंग का। सोशल इंजीनियरिंग का 2 ही बातें लिखनी है बस इसमें, सोशल इंजीनियरिंग और 20th सेंचुरी। पढ़ना पूरा है, जो मैंने लिखवाया उसको रट के जाना है। अब सुनो, ये इयरिंग ने कुछ अजीब सी बात बोली, बाकी तो मैम हमें समझ में आ गया, ऐसे कुछ खास बात थी नहीं। डुगिट ने बोला लॉ एक सोशल फैक्ट है, दैट्स इट। रॉस्को पाउंड ने 20th सेंचुरी में बोला सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि समाज का भला होना चाहिए। सोशियोलॉजिकल वाली डेफिनेशन में क्या था? समाज का भला होना चाहिए, दैट्स इट, बात खत्म। लॉ में जब सबका भला हो रहा हो तो वो लॉ है, अगर किसी का नुकसान हो रहा हो तो लॉ कैसे? फिर सीधी सी बात है, समाज बढ़िया रहना चाहिए, ये इनका कॉन्सेप्ट था। इयरिंग ने बोला स्टेट की जो ताकत है ना, स्टेट मतलब सरकार, उसकी जो पावर है ना हम पे रोक लगाने की, उसको कहते हैं लॉ। तो तुम्हें स्टेट मना करता है ना, गवर्नमेंट तुम्हें मना करती है ना, क्या क्या तुम्हें नहीं, तुम्हें मर्डर नहीं करना, तुम्हें चोरी नहीं करनी, तो तुम्हें रोकने की पावर है ना सरकार के पास, तो पावर ऑफ कॉन्स्टेंट ही लॉ होता है। इयरिंग ने ये बोला। अब ये तुम्हें रोक क्यों रहे हैं? इसमें 3 एलिमेंट्स है। एक तो फर्स्ट है सोशल कंट्रोल के लिए, सेकेंड है सोशल पर्पस के लिए, तीसरा है ये कोवर्जिव है नेचर में। कोवर्जिव, कोवर्जिव मतलब होता है मैंडेटरी। 3 चीजें इसके अंदर। अच्छा तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। कोरोना के टाइम पे हम बाहर निकल रहे थे घर से, क्यों? क्योंकि सरकार ने मना कर रखा था हमें कि नहीं निकल सकते। तो ये लॉ है क्या? बिल्कुल ये लॉ ही तो है। बकायदा एक रूल निकला था कि कोरोना में कोई बाहर दिखे तो डंडे मारना उसको, ठीक है। तो ये लॉ क्यों बनाया गया कोई पूछे तो? सोशल कंट्रोल करने के लिए, सबको कंट्रोल करने के लिए, किसी समाज के पर्पस के लिए, नहीं तो बीमारी फैलेगी। तीसरा, क्या ये मैंडेटरी है क्या? अरे बिल्कुल मैंडेटरी था। ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हारा मन हो तो निकल जाना, मन ना हो तो मत निकलना, ऐसा थोड़ी ना था। नहीं निकलना मतलब नहीं निकलना। तो ये 3 चीजें इसमें, सोशल कंट्रोल, सोशल पर्पस और कोअर्सिव, ये था। अब है रियलिस्ट डेफिनेशन। रियलिस्ट में भी लोग थे अलग अलग। एक था होम्स, एक था कार्डोजो। तो होम्स ने क्या बोला कि लॉ वो होता है जो कि कोर्ट के थ्रू पब्लिक फोर्स में डाला जाए, मतलब पब्लिक फोर्स जो कोर्ट के थ्रू हम लोग इंप्लीमेंट करें, वो होता है। कार्डोजो ने बोला, इसने भी कोर्ट की बात करी वैसे तो, ये बोलता है कि हम जब प्रिडिक्शन जस्टिफाई कर पाए, जस्टिफाई द प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन कोई सेंस नहीं इन दोनों के डेफिनेशन का। सेकंड, ये किसके थ्रू होगा? इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स, ये लोग। तो इसको थोड़ा रट लेना, ये बिल्कुल काम की बातें नहीं करी इन्होंने। होम्स ने बोला कि पब्लिक फोर्स जो कोर्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करे जाए। बेसिकली इनकी डेफिनेशन है ना रियलिस्ट है। रियलिस्ट मतलब तुम्हें कुछ करने को बोला है और तुम नहीं करते हो, या जो नहीं करने को बोला है वो तुम कर देते हो, तो कोर्ट तुम्हें सजा देगा ना, वही होता है लॉ। इन्होंने बोला जो कोर्ट सजा देता है ना वो लॉ होता है, सीधी सी बात है। तो इन्होंने कोर्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है रियलिस्ट वालों ने। समझ में आ गया क्या? बस इतना ही पढ़ना है। अब चलो मुझे बता दो, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ क्या। सबसे पहले नेचुरल स्कूल में कौन कौन था? बिना देखे रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। कौन कौन था? अल्पाइन, सिसेरो, सालमंड। अल्पाइन ने क्या बोला?
आर्ट और साइंस है। और सिसेरो ने क्या बोला, वो तो पागल ही हो गया था। हाईएस्ट रीजन है, हाईएस्ट रीजन आपके और मेरे पैदा होने का हाईएस्ट रीजन है लॉ, ठीक है। और तीसरा सालमंड, सालमंड ने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये बोला उसने। फिर हिस्टोरिकल बताओ, चलो हिस्टोरिकल, दोनों एस से नाम था, सेविग्नी और सर हेनरी मैनन। हेनरी मैनन ने हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया, उसने 2 वर्ड बताए, बताओ कौन कौन से, ऑर्डर और फोर्स, ठीक है, वही लॉ होता है। फिर सेविग्नी तो पगला ही गए एकदम, इसने बोला क्या कि लॉ कैसा है, ऑर्गेनिक, और इसको कॉन्शियसनेस पे आया है। और कॉन्शियसनेस का ही क्या नाम होता है दूसरा, वॉल्गिस्ट। ये तुम्हारे एमसीक्यू में वॉल्गिस्ट ऑप्शन में जरूर आएगा, उस पर टिक करना रहेगा अगर किसका नाम लिया जा रहा है, सेविग्नी। तो वॉल्गिस्ट थ्योरी इसने एक तरह से हमें दी थी। इसने और भी बहुत बातें बोली कि लॉ को है ना ढूंढा जाता है, बनाया नहीं जाता, और इसने एक वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करा, कौन सा, कस्टम, कि लॉ यूनिवर्सल नहीं है, ये ढूंढा जाता है, मतलब बनाया नहीं जाता, और कस्टम ही होते हैं लॉ, इसने ऐसा बोला, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पॉजिटिविस्टिक। चलो पॉजिटिविस्टिक में 2 लोग थे, कौन कौन, ऑस्टिन और केल्सन। ऑस्टिन तो भाई भोला आदमी, उसने क्या बोला, कमांड ऑफ द सोवरीन, सोवरीन का जो कमांड होता है वही लॉ होता है। और इसने 3 एलिमेंट्स दिए, कौन कौन से, कमांड, ड्यूटी, सैंक्शन। ये जो जो मैं बोल रही हूँ वो एमसीक्यू है, बाकी तुम पढ़ते रहना अपने हिसाब से। केल्सन, केल्सन ने अच्छी अच्छी बातें बोली, उसने प्योर थ्योरी दी और नॉर्मेटिव साइंस के बारे में बात की। तीसरा ऑट पे फोकस किया, इस पे नहीं करा। और सबसे अल्टीमेट नॉर्म कौन सा बताया उसने, ग्रुंड नॉर्म, ठीक है, ये सब याद हो गया। उसके बाद रियलिस्ट तो सबसे फालतू डेफिनेशन है। रियलिस्ट में 2 लोग थे, कौन कौन, होम्स और कार्डोजो। इन दोनों ने कोर्ट पे बहुत ज्यादा चर्चा करी। एक ने क्या बोला, एक ने बोला पब्लिक फोर्स है जो कोर्ट से लाया जाता है। कार्डोजो ने बोला कि प्रिडिक्शन पे बात करी इसने, कि जो प्रिडिक्शन को जस्टिफाई कर दे और कोर्ट जस्टिफाई कर दे तो वो होता है लॉ। तो ये तो फालतू कौन सी रह गई, सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल में 3 लोग थे, कौन, ड्यूगिट, इयरिंग, रॉस्को पाउंड। तो डुगिट ने तो बोला लॉ क्या है, सोशल पैक्ट है। इयरिंग ने क्या बोला, पावर ऑफ स्टेट की पावर टू कॉन्स्टेंट। इसमें वो कोरोना वाला एग्जांपल याद करना है हमें, इयरिंग में कोरोना वाला एग्जांपल याद रखना है। सोशल कंट्रोल के लिए, सोशल पर्पस के लिए कोअर्सिव, ठीक है, ये आ सकते हैं एमसीक्यूज। और रॉस्को पाउंड 20th सेंचुरी में इसने बोला सोशल इंजीनियरिंग की बात करी। रॉस्को पाउंड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है रॉस्को पाउंड ने। जब तुम एलएलबी करोगे, एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, तो रॉस्को पाउंड पे शॉर्ट नोट आने के बहुत चांसेस रहते हैं। रॉस्को पाउंड बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है इन सब में से, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा उसके बारे में, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा। अब देखो इसमें और क्या है, इसमें अब तुम्हें अगर समझ में आ रहा हो तो इस चैप्टर में एमसीक्यू हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं कि कहाँ से बनेंगे, यहाँ से बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उससे नीचे आओ, नीचे इन्होंने फालतू बातें करी अगेन कि लॉ है ना गवर्नमेंट से बड़ा होता है। आज की बात करी इन्होंने, लॉ गवर्नमेंट से बड़ा होता है, ये होता है वो होता है, ये फालतू बातें नहीं पढ़नी। अब तुम नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे टिक करो। 2 तरह के लॉ होते हैं, एक तो मैंडेटरी, एक प्रोहिबिटरी। ये नेगेटिव होता है, ये अफर्मेटिव होता है। हाईलाइट कर लो, बस हाईलाइट करना है। मैंडेटरी लॉ कौन सा होगा, अफर्मेटिव, और प्रोहिबिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव। तो एमसीक्यू आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ मैंडेटरी लॉ कौन सा होगा, जो हमें कुछ करने के लिए बोले या कुछ ना करने के लिए बोले, कुछ करने। जैसे मैं तुम इससे क्वेश्चन पूछ, तुम बताना ये मैंडेटरी के प्रोहिबिटिव है। हेलमेट लगाना मैंडेटरी है, ये रोड के रूल्स फॉलो करना मैंडेटरी है। और मैं बोल रही हूँ कि कोई है ना हथियार लेके ना घूमना, प्रोहिबिटिव। किसी का मर्डर ना करना, चोरी ना करना, बस यही है और क्या है। और एक और होता है, तीसरे पे टिक करो, परमिसिव। परमिशन से कर सकते, जो ऐसे तो नहीं कर सकते पर परमिशन लेके कर सकते हैं, वो परमिसिव। तो इसको एक बार रीड कर लेना, बस रीड, हाईलाइट कर लो तीनों का नाम। जिसमें अब परमिसिव कौन सा होगा, जिसमें ना तो कोई एक्शन है ना ही मना करा है, उसने बोला परमिशन लेके कर सकते हैं एक्शन, वो होता है परमिसिव। अब लॉ की जो एक्चुअल में डेफिनेशन है ना, वो हमें दे रखी है आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नहीं होते, क्या होते, आर्टिकल्स। सुना होगा तुमने, बहुत सारी मूवीज भी बनी आर्टिकल 370, आर्टिकल 15, बहुत सारी मूवीज बनी आर्टिकल्स पे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल बोलते हैं, बाकी सब एक्ट में सेक्शन बोलते हैं।
जैसे हमने सेक्शन पढ़े थे ना कंपनी लॉ में, उन सब में यहाँ पे आर्टिकल बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, एग्जीक्यूटिव में आएगा वो। एक आर्टिकल याद कर लो इसका, आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 3, इसने लॉ की डेफिनेशन दी थी। लॉ और लॉ इन फोर्स, ये दो चीजें इसने बताई थी। तो लॉ की डेफिनेशन तो मैंने तुम्हें फर्स्ट डे भी बताई थी, कौन सी? लॉ में ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉज, ये सब आते हैं, याद है क्या? तो वही है, ये तो मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दी थी, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे थे लॉ, तो मैंने तभी तुम्हें लॉ की डेफिनेशन बता दी थी। अब लॉ इन फोर्स पता है क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी तो बहुत सारे लॉज थे, तो जिनको हमने हटाया नहीं, रख लिया, तो वो लॉ इन फोर्स हो गए, और जिनको हमने निकाल फेंका वो लॉ इन फोर्स नहीं थे। समझ में आ गई चीज? जब तुम बताओ मेरे को, कॉन्स्टिट्यूशन कौन से ईयर में बना था, बताइए किसी को? 1950 में। मतलब फोर्स में कब आया था? बना तो देखो 48 49 इसमें, 1950 में आया था कॉन्स्टिट्यूशन, और 26 जनवरी को आया था, वो तो हमें पता है, रिपब्लिक डे बनाते हैं हम, लड्डू मिलते थे, हमें पता है हमें, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 में ये आया था, ठीक है। अब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉज बनाए हुए थे इंडिया के अंदर, तो उनमें से, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो तुमने नहीं पढ़ा, कंपनीज एक्ट भी लेट है, पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1932। हम आजाद कब हुए थे? 47 में, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या लगता है 1932 में कौन, किसने बनाया होगा ये पार्टनरशिप एक्ट? हम आजादी अगर 47 में हुए थे, तो 1932 में हम लॉ कहाँ से बनाते? हम तो गुलाम चल रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो 1932 में किसने बनाया होगा ये एक्ट जो हम आज पढ़ रहे हैं? ब्रिटिशर्स ने। तो पढ़ तो हम आज भी वही वाला रहे हैं, तो मतलब हमने वो वाला कौन सा लॉ पढ़ा? हमने लॉ इन फोर्स, क्योंकि वो आज भी फोर्स में है। और कुछ लॉज हमने हटा भी दिए थे जो उन्होंने फालतू बना रखे थे, स्लेवरी वाले, तो वो फोर्स में नहीं है। अब ये वापस से चालू हो गए हैं, काट दो इसको फटाफट, फटाफट कट करो इसको। ये अल्पाइन वापस आ गया, सिसेरो आ गया, और वही बात बोल रहे क्या सेम? हाँ, पढ़ के देख लो चाहे। अब लॉ क्यों जरूरी होता है? पता है हमें जरूरी होता है, हमारे सिलेबस में दे रखा है, इसलिए जरूरी है। रीड, जस्ट रीड इट आउट कि लॉ क्यों जरूरी है। मॉडर्न वर्ल्ड में भी जरूरी है क्या? मॉडर्न वर्ल्ड में ज्यादा जरूरी है लॉ, ज्यादा क्राइम बढ़ गए हैं, तो ये सब नहीं पढ़ना भाई, ये फालतू बातें बहुत ज्यादा। इतनी थ्योरी पढ़ सकते हैं हम, और आ भी नहीं सकती हमारे। अब यहीं पे अगर तुम्हारा एग्जीक्यूटिव का पेपर होता, तो ये टॉपिक थोड़ी छोड़ के जा सकते हैं। वो पूछ ले तो लॉ क्यों जरूरी है, फिर क्या लिखेंगे? आएगा ही नहीं हमें, वो बोलेंगे क्या पढ़ रहे हैं फिर ये लॉ। समझ में आई चीज? बट यहाँ थोड़ी ना पूछ सकते लॉ क्यों जरूरी है, यहाँ पे तो एमसीक्यू है। रेलेवेंस ऑफ लॉ, लॉ मॉडर्न वर्ल्ड के लिए क्यों जरूरी? रीड, जस्ट रीड। सोर्सेज ऑफ लॉ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे। तो ये सेविग्नी फिर से आ गया भाई, जा ही नहीं रही है। ये सेविग्नी की लाइन फिर से हाईलाइट करो। वॉल्गिस्ट का मतलब होता है जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। फिर से हाईलाइट कर लो, क्या जाता है हमारा? दो जगह आ रहा है, ज्यादा चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा इसके आने की। बात इसने फालतू करी हो के तो क्या हुआ? तो देखो दो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये हम कल पढ़ेंगे दोनों, ठीक है। इसमें काम की बातें आएगी थोड़ी सी, कल पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।